अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा, हम आगे बढ़ रहे हैं इकनॉमिक्स में। ये हम पढ़ रहे हैं इकनॉमिक्स माइक्रो इकनॉमिक्स यानी इक़्तिसाद कुल्ली। तो इक़्तिसाद कुल्ली में जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें मुल्की लेवल की इकॉनमी पे डिस्कस की जाती है, जिसमें मुल्क के टोटल इनकम पर डिस्कस की जाती है। ऐसे ही मुल्क के टोटल ख़र्च और एक्सपेंसेस या कंजप्शन पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो जहां हम जुज़ई में एक फ़र्दी लेवल पर डिस्कस करते हैं, उसी तर्ज पर उसी अवामिल और उन्हीं फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए हम माइक्रो इकनॉमिक्स इक़्तिसाद कुल्ली में भी डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट और तसव्वुरात तकरीबन वही सब सेम हैं, बस उसके कैलकुलेशन का थोड़ा सा उसमें इजाफा होता है। क्योंकि जब हम फ़र्दी तौर पे कैलकुलेट करते हैं तो उसका भी एक उसूल होता है, और जब हम मुल्की तौर पर किसी चीज़ को कैलकुलेट या हिसाब व किताब लगाते हैं तो थोड़ा सा उसका मुख्तलिफ होता है। लेकिन इजमाली तौर पे कंसेप्ट और तसव्वुरात तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को हम दोबारा तकरीबन पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका था एक्सपेंडिचर, जीडीपी कैलकुलेशन थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हमने देखा था कि जो इन्फाक कुल्ली होता है टोटल कंजप्शन ऑफ गवर्नमेंट, वो कैसे होता है। जीडीपी हमने देखा था, जीडीपी को हमने कैलकुलेट किया था सी प्लस सी से कंजप्शन, आई से इन्वेस्टमेंट, प्लस जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और हमने प्लस किया था एक्स माइनस एम यानी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये टोटल हमारा जीडीपी था कंजप्शन पर, यानी एक्सपेंडिचर के बेस पर, खर्च और मसरूफात की बुनियाद पर। तो ये हमारा टोटल मुल्क में खर्च होता है। अब इसी खर्च को हम देखेंगे कि ये कैसे बनता है और इसके तसव्वुरात या इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। एक तो हमारे पास इनकम होता है, हमारे पास क्या होता है, इनकम। इसे हम यहां दिखाएंगे वाई से, यानी इनकम को हम इंडिकेट करेंगे वाई से। वाई इसका हम सिंबल लेंगे, या जो उसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक रमज के तौर पर हम इनकम के लिए वाई को इस्तेमाल करेंगे, और कंजप्शन को हम इस्तेमाल करेंगे सी से, और सेविंग को हम इंडिकेट करेंगे एस से। तो हमारे पास वाई होगा, सी होगा और एस होगा। ये कुछ सिंबल हैं, इसे जहन में रखें। अब यहाँ पे ये चीज़ देखें कि जो इनकम गवर्नमेंट के पास इनकम कहाँ से आता है, ये चीज़ आप जानते हैं। गवर्नमेंट के पास कुछ खुद उसके भी कंपनीज़ होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उससे भी गवर्नमेंट को इनकम मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो इनकम होता है वो टैक्सेस होता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, जैसे आपके इनकम पर, आपकी कमाई पर, आपकी सैलरी पर जो लगता है वो डायरेक्ट टैक्स है, या इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर आपको कुछ परसेंटेज टैक्स देना होता है, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमाई होती है, सबसे बड़ी इनकम होती है, वो टैक्सेस से आती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के खुद अपने प्रोजेक्ट होते हैं, खुद उसके अपने मशरूआत होते हैं, उनके ज़रिए से भी गवर्नमेंट अपना इनकम निकालती है। इसके अलावा गवर्नमेंट जुर्माने वगैरह लगाती है, किसी ने कोई कानूनी खिलाफ वर्जी की, उस पर गवर्नमेंट जुर्माने लगाती है। किसी ने सड़क पर चलते हुए ट्रैफिक नियमों का या ट्रैफिक रूल और रेगुलेशन का वायलेशन किया, उस पर भी गवर्नमेंट जुर्माने लगाती है, वसूलती है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के इनकम के सोर्सेज हैं
उनके ज़रिए से गवर्नमेंट तक इनकम पहुंचता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट के पास कितना होता है, वाई होता है। इसको हम फर्दी तौर पे समझते हैं। आप मिसाल के तौर पर आपका इनकम वाई है। अब जितना भी इनकम आपके पास होगा उसमें से आप कुछ खर्च करेंगे, कुछ ना कुछ बच जाएगा। जो भी इनकम आपके पास है या तो टोटल खर्च कर देंगे या कुछ खर्च करेंगे। जब कुछ खर्च करेंगे तो कुछ बचेगा। तो इस तरह से आपके पास y इज इक्वल टू होगा कंजप्शन C प्लस S, यानी आपने खर्च किया C से कंजप्शन और आपने सेव किया S से सेविंग। तो आपका इनकम का दो पार्ट हुआ, एक पार्ट चला गया आपका खर्च में, कंजप्शन में, और दूसरा पार्ट आपके पास सेविंग बच गया। तो इसी कंजप्शन, इन्फाक और सेविंग को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जब एक इंसान के पास इनकम दखल होता है तो जैसे जैसे उसके इनकम में ज़्यादती होगी वैसे वैसे वो ज़्यादा खर्च भी करेगा। जाहिर सी बात है, जिसकी इनकम 10,000 होगी वो कुछ कम खर्च करेगा, जिसकी इनकम 20,000 होगी वो और ज़्यादा करेगा। अगर उसी की इनकम 30,000 हो जाती है तो वो और भी खर्च करेगा। तो जो दखल है और इन्फाक है, इन दोनों के दरमियान अलाक़ा जो है वो तरदिया है, यानी कुल्लमा ज़ादत दखल ज़ादल इस्तिहलाक, और इसका उल्टा यानी कुल्लमा नक़सत दखल नक़सल इस्तिहलाक। तो दोनों में जो है दखल और इस्तिहलाक, इन दोनों में जो अलाक़ा है वो पॉजिटिव है, यानी दोनों सेम ट्रेंड में जाएंगे, अपोजिट नहीं जा सकते। इनवर्स इनके दरमियान इलाका नहीं है बल्कि तरदी है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। जब जब इनकम बढ़ेगा तब तक इस्तिहलाक बढ़ेगा, और जब जब इस्तिहलाक कम होगा जब जब दखल कम होगा तब तब इस्तिहलाक कम हो जाएगा। इसको हम कंजप्शन लिख देते हैं और ये हो जाएगा दखल इनकम। तो जब आपका इनकम बढ़ेगा तो आप ज़्यादा खर्च भी करेंगे, आपका इनकम कम हो जाएगा तो खुद आप लिमिट में हो जाएंगे। जितनी आपकी चादर होगी उतना पैर आप फैलाएंगे। अगर आपकी चादर छोटी होगी तो जाहिर सी बात है आप अपने पैर को समेट लेंगे। तो इन दोनों के दरमियान जो अलाक़ा है वो अलाक़ा तरदिया है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान। तो जब हम इस्तिहलाक का दिरासा करते हैं तो हमको एक मिलता है दालतुल इस्तिहलाक, यानी फंक्शन ऑफ कंजम्पशन, इसे हम कहते हैं। दालतुल इस्तिहलाक, इसका जो रूल है वो क्या है, इसे हम यहाँ समझते हैं। यानी जब हम खर्च करते हैं, हमारा खर्च सी हुआ कंजप्शन, ये जो हमारा खर्च है ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें किसी ना किसी सूरत में हर हाल में खर्च करना ही करना है, उससे हमें छुटकारा नहीं है। तो हमारे पास होगा, जो हमारा खर्च होगा तो हमारे पास होगा ए, और ये ए ये बताता है कि हमारे पास एक साबित नंबर है जिसे हमें खर्च करना है। जैसे हमारे पास हमको रेंट देना है रूम का, जिस रूम में मैं रह रहा हूँ उस रूम का रेंट मान लीजिए 10,000 है, तो 10,000 हमें किसी ना किसी सूरत में आदमी को देना है। ये हमारा साबित कंजप्शन है, फिक्स एक्सपेंसेस है, इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं। क्या अगर हमारी इनकम 50 से 60,000 हो जाए तो जिस रूम का किराया मैं 10,000 देता था उसका 12 दूंगा? नहीं, जितना मैं दे रहा हूँ उतना ही मैं दूंगा, इल्ला ये कि मैं उस रूम को चेंज करके दूसरी जगह चला जाऊँ। ऐसे ही एजुकेशन फ़ीस है बच्चों की,
वो मैं जो इनकम पाता हूँ कुछ पैसा मैं अपने बच्चों के एजुकेशन पे लगाता हूँ। अब जिस मदरसे में हमारा बच्चा पढ़ता है या जिस स्कूल में पढ़ता है उसकी एक फ़ीस है, उसे हमें पे करना है। तो क्या इनकम बढ़ने से मैं ट्यूशन फ़ीस ज़्यादा देने लगूंगा? बिल्कुल नहीं, इल्ला ये कि मैं मदरसा चेंज करूं तो ये अलग बात है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो साबित रहती हैं, आपके इनकम घटने या बढ़ने से उस पर असर नहीं पड़ता, वो फिक्स रहती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे ए से इंडिकेट किया जाता है। और कुछ खर्च जो होता है वो आपके इनकम से रिलेटेड होता है, यानी जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे आपका खर्च बढ़ जाएगा। जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, ये तभी चीज़ है कि एक इंसान की इनकम जब बढ़ेगी कहेगा चलो यार आज होटल में खाना खाते हैं। बीवी बच्चे वाला है, सैलरी बढ़ गई, जहाँ 10,000 मिलता था उसकी 20,000 सैलरी हो गई, तो कहा कि भाई चलिए हम जनरल होटल में खाना खाते थे तो आज एक मरतबा 3 स्टार 5 स्टार होटल में खाना खा लेते हैं। तो वो इनकम की बुनियाद पर अपने फैसले करेगा ज़्यादा खर्च करने की या कम खर्च करने की। तो कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो इनकम से रिलेटेड होते हैं, उसे हम जोड़ देते हैं, यानी बी हम उसको मानते हैं। जो खर्च इनकम से जुड़ा हुआ होता है, इनकम से मिल करके चलता है, उसे हम बी से इंडिकेट करते हैं और उसे जोड़ देते हैं हम वाई से। यानी वाई जो हमारा, जैसा कि हमने कहा था कि वाई से मुराद इनकम है, तो ये जो बी का जो खर्च है वो वाई से जुड़ा हुआ इनकम से रिलेटेड है। जब इनकम बढ़ेगा तो हमारा वो खर्च भी बढ़ जाएगा, जब इनकम कम होगा तो हमारा खर्च भी कम हो जाएगा। लेकिन कुछ खर्च ऐसे हैं जो साबित हैं, तो यहाँ पे अगर दोनों को मिला लेंगे तब भी आपको तरदी अलाका ही मिलेगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे और इनकम बढ़ा तो दोनों बढ़ गया, इसको आपने जोड़ा इनकम बढ़ा तो घट गया। यानी ये चीज़ जो है वो बढ़ेगी और घटेगी, ये साबित रहेगी। तो ये जब बढ़ेगी तो टोटल बढ़ेगा और ये जब घटेगा तो टोटल घटेगा। तो जो अलाका यहाँ पे है इन्फाक और इस्तिहलाक में, इनकम और कंजप्शन में, वो अलाका यहाँ पे तरदी है, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दोनों एक ही ट्रेंड में जाएंगे। जब इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, जब इनकम घटेगा तो कंजप्शन भी घटेगा। उम्मीद है ये चीज़ इंशाल्लाह क्लियर होगी। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे ए से मुराद इन्फाक साबित या इस्तिहलाक साबित है, और बी ये मुर्तबित है आपका इन्फाक से, आपके दखल से। जब भी दखल ज़्यादा होगा तो इसमें ज़्यादती या कमी उसी के हिसाब से हो सकती है। और इसी बी को हम जो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, या उसका जो फार्मूला या जो उसका फंक्शन है वो हम लिखते हैं b इज़ इक्वल टू अत्तगय्युर। ये डेल्टा है, इसे हम तगय्युर से इंडिकेट करते हैं, इसे डेल्टा कहा जाता है। अत्तगय्युर फ़ी कंजप्शन अला अत्तगय्युर फ़ी इनकम, वाई से इनकम, सी से कंजप्शन। तो जो बी है हमारा वो यही इंडिकेट करता है कि कितना तगय्युर हुआ सी में, कंजप्शन में, वाई में तगय्युर होने की वजह से। तो यहाँ पे ए है और बी वाई है, इन दोनों को मिला के हमारा टोटल कंजप्शन बनता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो गौर करने की है कि एक आदमी फ़कीर है, एक हम इसको ले लेते हैं अमीर आदमी, रजुल गनी और रजुल फ़कीर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो आदमी अमीर होगा वो कितना खर्च करेगा, उसका जो एमपीएस, इसको हम एमपीएस भी बोलते हैं, एमपीसी, एमपीएस नहीं एमपीसी, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी जो एक हद है किसी चीज़ की, किसी हिस्से में से जो हिस्सा हम खर्च कर रहे हैं उसका जो हद है, जो हद मुतय्यन है, मान लीजिए 50 में से हम 20 खर्च कर रहे हैं, तो ये हमारा जो 20 हद है ये कितना है टोटल कंजप्शन का।
तो यहाँ पे देखें, अगर कोई आदमी गनी है, अमीर है, तो वो कितना खर्च करेगा? उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, तो उसके इनकम की बनिस्बत उसका जो खर्च होगा बहुत थोड़ा होगा, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, उसके पास इनकम बहुत ज़्यादा है, तो जो परसेंटेज होगा खर्च का बहुत कम होगा। कितना आदमी खर्च कर लेगा? क्योंकि उसके पास आमदनी बहुत ज़्यादा है। अगर मान लीजिए एक जगह एक आम मुतवस्सित ज़िंदगी जीने के लिए 10 लाख रुपए की ज़रूरत है साल में, लेकिन एक आदमी है जो अरबपति है, करोड़पति है, खरबपति है, तो 10 लाख रुपए की जो परसेंटेज है उसके इनकम की बनिस्बत कितनी है? बहुत कम है। तो जो अमीर होगा उसका जो बी होगा, यानी जो बी आएगा वो बहुत कम होगा। मतलब मान लेते हैं टोटल उसका आएगा 10% उसकी पूरी इनकम का, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो कंजप्शन जो है वो इनकम की बनिस्बत बहुत कम आएगी। लेकिन एक गरीब आदमी, जाहिर सी बात है, जो कमाएगा टोटल खा लेगा, जो कमाएगा उसे टोटल खर्च ही करना है, क्योंकि उसके पास बहुत कम दौलत है, बहुत कम पैसा है, वो तो जीने के लिए ही नौकरी कर रहा है, उसके पास पैसा ज़्यादा है भी नहीं, तो जो भी वो कमाता है वो खा लेता है और बहुत कम उसके पास बचेगा। तो इस तरह से उसके पास जो बी होगा, MPC जो होगा, वो तकरीबन 90% होगा, क्योंकि खर्च उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि जो कमाएगा वो ज़्यादा, जो कमाएगा उसे तकरीबन वो खर्च ही कर लेगा, खाने में, पीने में, मेडिकल में, ये में, क्योंकि उसकी जो आमदनी बहुत कम है। मान लीजिए कोई 10,000 रुपया कमाता है, अब 10,000 रुपया कोई कमाता है तो जाहिर सी बात है कि उसका खाने पीने, रूम रेंट और बच्चों की तालीम, इसके अलावा हेल्थ, ये वो सारी चीज़ें मिला करके, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी चीज़ें मिला करके उसका 9,000 तक खर्च ही हो जाएगा। तो उसका खर्च जो होगा उसकी इनकम की बनिस्बत बहुत ज़्यादा होगा, सेविंग की बनिस्बत बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू इनकम। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई इंशाल्लाह। अब हम इसका ग्राफ भी बनाकर उसके ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है y एक्सेस और x एक्सेस, हम इसको कह लेते हैं इस्तिहलाक, और हम इसको कह लेते हैं सेविंग या दखल कह लेते हैं। हम अगले स्टेप पे सेविंग पे आएंगे, अभी हम इसी पे डिस्कस करेंगे, इस्तिहलाक और दखल। अब हमने कहा कि कुछ चीज़ें उसे खर्च करनी है साबिती तौर पे, उसमें कोई तगय्युर नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ होगा ए, जो इस्तिहलाक है वो ए है, यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि ये साबित, इसमें कोई तगय्युर नहीं होगी। इसका जो रिलेशन है वो दखल की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि चाहे दखल ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा हो या कम हो, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, उसे खर्च करना ही करना है। जैसे रूम का रेंट देना है, बच्चों की तालीम पर खर्च करना है, और अगर उसने इंश्योरेंस करा रखा है, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस होता है, जो कन्वेंशनल मेडिकल इंश्योरेंस है, जो तिजारती है वो तो हराम है, लेकिन जो ताउनी है, तकाफुली इंश्योरेंस है, वो इस्लाम में हलाल है। अगर इस तरह का इंश्योरेंस उसने कराया है तो भी उसे इश्तराक में पैसे देने हैं, चाहे उसका इनकम ज़्यादा हो या कम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इनकम ज़्यादा होने से क्या वो इंश्योरेंस का पेमेंट ज़्यादा करेगा? नहीं। कम होने से क्या उसे कम करने की इजाज़त है? नहीं, उसे पूरा का पूरा पेमेंट करना ही करना है। तो इस तरह से ये चीज़ें साबित हैं। तो जो खर्च होगा उसका यहाँ से स्टार्ट होगा, ए से। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे उसका इस्तिहलाक भी बढ़ेगा। तो ये जो उसका कर्व है या जो उसकी लाइन है वो ऐसे जाएगी। अब देखें, यहाँ पे है, मान लीजिए उसकी जो इनकम थी, इसको हम 0 कर देते हैं, इसको हम कहते हैं 5, इसको 10, 15, 5, 10, 15। अब देखिए, मान लीजिए किसी का इनकम जो था वो 5 से, जब 5 था तो बहुत कम खर्च करता था, यानी 5,000 खर्चा करता था
या 6,000 खर्च करता था, या इनकम तो ज़्यादा होगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये होना चाहिए, इसको मान लेते हैं हम 10, इसको मानेंगे 15 और इसको मानेंगे 20। देखिए अब जब उसके पास 10 था तो वो खर्च करता था तकरीबन 6, लेकिन जब 15 हो गया तब कितना खर्च करने लगा वो? 10,000 खर्च करने लगा। जब 20 हुआ तब कितना खर्च करने लगा? अब देखिए इसे, जब उसका इनकम 20 हुआ तो कितना खर्च करने लगा? अब जाइए यहाँ पे, तकरीबन 17-18 जो भी नंबर आए, तो वो 17-18 हज़ार खर्च करने लगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है वही साबित है, यहीं से गया। अब ये जो पूरा ये लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको मिला है, यही है सी, कंजप्शन टोटल, जो ए को भी शामिल है प्लस बी वाई, यानी वो खर्च जो उसके इनकम से रिलेटेड है। इसलिए देखेंगे ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा जो है यहाँ से ये उसमें शामिल है ऑलरेडी, और यहाँ से इनकम बढ़ रहा है। जैसे इनकम बढ़ा तैसे यहाँ वो खर्च उसे इस हालत में यहाँ बर्दाश्त करना ही करना है, इसलिए साबित में कोई तगय्युर नहीं। अब जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका खर्च भी बढ़ रहा है। अब मान लीजिए उसका इनकम घट करके हो गया, यहाँ मान लीजिए उसका इनकम था 20 पर, अब चला आया 20 से घट करके मान लीजिए 17 पे। अब 17 पे जब आया तो जाहिर सी बात है, जहाँ वो 15 खर्च कर रहा था अब वो लौट करके 13-14 पे आ गया, मान लीजिए 13। तो आपने देखा कि जब इनकम घटा तो उसका इस्तेहलाक भी घटा, और जब इनकम बढ़ा तो उसका इस्तेहलाक भी बढ़ा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस डायग्राम के ज़रिए से या इस ग्राफ के ज़रिए से भी समझने की कोशिश की कि इस्तिहलाक और दखल में उसका रिलेशनशिप क्या है। इस्तिहलाक दो चीज़ों को मिलकर के बना है, एक साबित इस्तिहलाक, उसे इन्फाक किसी ना किसी सूरत में खर्च करना ही करना है, और दूसरा इनकम से रिलेटेड, इनकम से मुर्तबित उसका खर्च है। इन दोनों को मिला करके हमारा टोटल कंजप्शन बना, और वो था C इज इक्वल टू A प्लस B वाई। ये हमारा फिक्स खर्च था और ये Y से रिलेटेड। अब इसको जैसे मान लीजिए हमने रूम का रेंट मान लिया, बच्चों की तालीम मान ली, और यहाँ पे हमने खाने पीने की चीज़ें मान ली। जब हमारा इनकम बढ़ा, हमारे जेब में पैसा ज़्यादा हुआ, तो हमने खर्च करना भी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। अब हमारे पास जो Y था ये मिलकर बना था C प्लस S से, क्योंकि हमारे पास जो इनकम होगा या तो हम उसे खर्च करेंगे, टोटल खर्च करेंगे, या कुछ खर्च करेंगे उसमें से कुछ बच जाएगा, तो ये हमारे पास होगा सेविंग। ये हमारे पास हुआ सेविंग और ये हमारे पास हुआ कंजप्शन। इसको तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया, टोटल हमने इसको समझ लिया कि कंजप्शन किन चीज़ों को मिलकर के बनता है, उसका ताल्लुक़ इनकम से कैसे होता है, उसका रब्त क्या है, इसको भी हमने समझ लिया। अब हम अगले क्लास में हम सेविंग पर डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह कि सेविंग क्या होता है और इसका रब्त जो है वो इनकम से या इस्तिहलाक से क्या है, इसको भी हम पढ़ेंगे।